वेलकम बैक लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पोम विंड, जो कि सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है। ये बाइलिंगुअल रहेगी वीडियो, और आई होप कि आप इस विंड पोएम से बहुत कुछ सीख सकें। इसमें बहुत कुछ है हमारी ज़िंदगी में सीखने के लिए। यू विल लर्न अ लॉट। इसमें जो है मैं आपके साथ इसकी पूरी थीम समरी सब कुछ समझा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगा टेक्स्ट बुक के, और पोएटिक डिवाइसेस जिसे हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे शेयर करिए दूसरों के साथ ताकि और बच्चे भी सीख सकें। विंड पोम जो है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है। सुब्रमण्य भारती एक आउटस्टैंडिंग इंडियन पोएट रह चुके हैं नेशनलिस्ट पीरियड के। ओके, नेशनलिस्ट पीरियड में ये बहुत फेमस रहे हैं, और इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न तमिल स्टाइल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ही वॉज बॉर्न ऑन December 11, 1882। ओके, सुब्रमण्य भारती जो हैं वो 1882 इसमें बॉर्न हुए हैं, December 11, और इनकी डेथ जो हुई है वो हुई है September 12। आप बहुत इजीली ये याद भी रख सकते हो कि December 11 और September 12। ठीक है, तो उसमें इनकी जो है वो डेथ हो गई थी, और डेथ ईयर था 1921। अब और थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूँ। इस पोम को जो ट्रांसलेट किया गया है वो ए के रामानुजन ने किया है, और ए के रामानुजन जो है वो कन्नड़ा और इंग्लिश पोइट के ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के लिए। नाउ लेट्स कम टू द पोम। पूरी पोम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाती है विंड की। ठीक है, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है वो क्या कर सकती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो विंडोज़ के शटर्स को तोड़ सकती है। ठीक है, पेपर्स को फैला सकती है सब जगह, किताबें शेल्फ में से गिरा सकती हैं, और किताबों के पेजेस जो हैं वो भी फाड़ सकती हैं। ठीक है, इट कैन क्रम्बल हाउसेस। क्रम्बल क्या, बिल्कुल निचोड़ सकती हैं, चूर मरूर कर सकती हैं घरों को, दरवाज़ों को, राफ्ट्स को, ठीक है, लकड़ियों को, हर चीज़ और हर कमज़ोर चीज़ को वो ख़त्म कर सकती है। इसमें क्या है, विंड इतनी ताकतवर है कि वो प्रॉपर्टी, ज़िंदगी, सब कुछ तबाह कर सकती है। अब ये तो इसका हो गया एक, हमने नॉर्मल जो है इसका हमने पढ़ा कि विंड कम सॉफ्टली, के आराम से आओ, दरवाजे ना तोड़ो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। ठीक है, खिड़कियाँ ना तोड़ो, पेपर्स को ना फैलाओ, ये सब तो होगी एक नॉर्मल। अगर हम इसे डीप सेंस में लेके जाएं, अगर हम इसे इंटरप्रेट करें, हम अपनी ज़िंदगी में भी कहते हैं कि परेशानियाँ जो है ना वो कम आए, आराम से आए, ज़्यादा सख्त ना हो। ठीक है, इसको अगर आप दूसरे मीन्स में लेके जाना चाहो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो कि हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, आए तो ऐसी आए जिसे हम झेल सकें। तो आप इस तरीके से इसे इंटरप्रेट कर सकते हो। दरवाजे, खिड़कियाँ तोड़ना, ये सब क्या हो सकती हैं, ये सब छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जो एक के बाद एक आती रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। अब कैसे, जैसे एक बार यहाँ पे अगर हम इसे लेते हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि एक प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद क्या हो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तीसरी प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी में भी होता है ना, कभी कभार हम एक प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम भी आ जाती है, उसके बाद फिर तीसरी प्रॉब्लम भी आ जाती है, और हम परेशान हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़िंदगी में होता है। तो अगर आप विंड को लेना चाहो तो विंड को एक प्रॉब्लम के तौर पे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ज़िंदगी में कैसे आती है। वो करती क्या है, वो हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, ठीक है, हमारे हिस्से जो हैं उन्हें बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, ठीक है, बारिशें होना, बारिशों से होता क्या है कि फिर तबाही आनी चालू हो जाती है। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। ठीक है, तो इसको भी क्या शो करते हैं कि कमज़ोरों का मजाक उड़ाना। अगर कोई कमज़ोर होता तो आप देखोगे हमेशा इंसान जो है ना हंसता है दूसरे की प्रॉब्लम्स पे। तो अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर किसी से कोई गलती हो गई तो सामने वाले इंसान उस पर हंसेगा। ठीक है, ये विंड जो है ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएटर है, और प्रॉब्लम्स जब आती हैं हमारी ज़िंदगी में तो दूसरे जो होते हैं उसका वो मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मज़े लेते हैं ज़िंदगी में। फिर विंड की और ताकत दिखाई कि किस तरीके से, तो प्रॉब्लम्स क्या कर देती हैं, प्रॉब्लम्स जो है ना घर तबाह कर देती हैं। ठीक है, सब चीज़ों को तबाह कर देती है, ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं, और लास्ट में क्या हो जाता है कि पूरा दिल भी तबाह हो जाता है। ये इंटरप्रिटेशन अगर आप लेना चाहो तो सिंपल सी बात है कि विंड
को सिंबॉलिकली अगर आप देखना चाहो तो अपनी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस की तरह देख सकते हो। और उसमें क्या होता है कि हम कभी कभार ज़िंदगी में किसी पे यकीन करते हैं, किसी को हम अपना मानते हैं और वो भी हमारा दिल टूट जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हो, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है कि विंड गॉड विनोज, विनोज का क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लोग जो हैं अनाज को छानते हैं, ठीक है। अब हवा से क्या होता है कि हवा से जितनी भी उसके अंदर गंदगी होती हैं, चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमें यूज़फुल नहीं होती, तो वो हवा जो है उसे हटा देती है, ठीक है। और जो बचता है हमारे पास वो सिर्फ अनाज बचता है, ठीक है, प्योर बच जाता है। इस तरीके से भी हम ले सकते हैं इस चीज़ को कि प्रॉब्लम्स जब आती हैं हमारे पास ज़िंदगी में, तो उससे होता क्या है कि हम बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो अब बचेगा वो हमारे अंदर कोर चीज़ें बचेंगी, असलियत बचेगी। तो जितनी भी बुराइयाँ, परेशानियाँ, बुरे लोग, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक पीपल, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी अगर हम जो हैं इन परेशानियों को झेल जाएं, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को झेल जाएं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम विंड से कहोगे वो चीज़ वो नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम्स कभी हमें सुन के नहीं आती कि ये वाली प्रॉब्लम आ जाए इस बार, वो वाली प्रॉब्लम आ जाए, नहीं। ज़िंदगी में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स कैसे भी आ सकते हो, किसी भी तरह के आ सकते हैं, किसी भी टाइप के आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो होगा आप एकदम बिल्कुल प्योर हो जाओगे, उसके बाद आप बिल्कुल सख्त हो जाओगे, आपको ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाओगे कि ज़िंदगी में असलियत में क्या होता है, कौन आपका अपना है, कौन आपका गैर है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको अपना बन के दिखाते हैं, बट इन रियलिटी जब मुसीबत आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपका साथ नहीं देते। तो इससे वो चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। तो ये लाइन जो है ना, मुझे उसी से इंटरप्रेट करती है कि जैसे हम अनाज छान रहे हैं और बेकार चीज़ें, गंदी चीज़ें धुल जाती हैं, हट जाती हैं हवा की वजह से, तो उसी तरीके से प्रॉब्लम्स जब आती है ना, तो हमारी ज़िंदगी में से भी बेकार लोग, परेशानी करने वाले लोग, या फिर जो लोग जो हमें लगता है कि हमारा साथ दे रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर एक्चुअली आर एनिमीज़, ठीक है, वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या आता है कि अब हमें पोर्ट समझाता है कि अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारी जो है परेशानियों से, प्रॉब्लम से दोस्ती हो जाए। कैसे हो सकती है? सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अपने घरों को मजबूत बनाना, ठीक है। अच्छा, अपने घरों को मजबूत बनाना जो है ना, नॉर्मली हो गया कि विंड को रोकने के लिए, चैलेंजेस को रोकने के लिए। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लेंगे, सिंबॉलिकली है कि हाँ, अगर हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता, कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी दुविधा में नहीं डाल सकता। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, ठीक है। अपने दरवाज़ों को बिल्कुल इस तरीके से बंद कर लो, स्ट्रॉन्ग तरीके से, कि कोई उसे खोल ना पाए। तो ये भी हमारे एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हो कि आप अपने माइंड को, ठीक है, इतना हार्ड कर लो कि कोई आपके माइंड के साथ खेल ना पाए। अपने दिल को, अपने हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई आपका दिल तोड़ ना पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें वक्त के हिसाब से, जब तक हम झेलेंगे नहीं, जब तक हम उससे सफ़र नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। देखिए, प्रैक्टिस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे, देन वन डे यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। ये सिंपल सा एक जो हमारे मुहावरा होता है, ठीक है, बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी रहना चाहिए कि हम लोग जो हैं रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हम हमेशा प्रोग्रेसिव रहें। मेक दी हार्ट स्टेट फास्ट, ठीक है, हर परेशानी, हर तकलीफ को झेलने के लिए मजबूत रहें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आपने ऐसा कर लिया तो विंड जो होगी वो आपकी दोस्त बन जाएगी, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स, आपको घबराहट नहीं होगी, फिर प्रॉब्लम्स क्या होंगी, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट वाले में आप देखो, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अच्छा, कभी भी कमज़ोर अगर आग चल रही होती है तो उससे हवा का झोंका आएगा, मोमबत्ती की जैसे आप देखोगे, ठीक है, मोमबत्ती की जो आग है, रोशनी है, ठीक है, उस पर अगर आप हवा मारोगे, फूंक मारोगे तो वो बुझ जाएगी, सही है। वैसे ही चूल्हे की पे भी होती है कि अगर तेज़ हवा चलती है तो चूल्हा भी बुझ जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे भट्टियाँ जो होती हैं, ठीक है, उसमें आग स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। उसमें जब आप हवा झलते हो, आपने देखा होगा कोई भी बारबेक्यू कर रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी भी तंदूर वाले के पास जाओगे, रोटी वाले के पास, या कबाब या तंदूर, जो भी
कहीं पे भी आप देखोगे घरों के अंदर जो चूल्हे होते हैं लकड़ी वाले जिसमें आग होते हैं, ओखली यूज़ करे जाती है, उसमें हवा डाली जाती है। क्यों? ताकि फायर जो है वो रोर करे एंड फ्लरिश, ठीक है, और तेज़ उसकी आँच हो जाए, उसकी उसकी गर्मी जो है ना, तपिश और बढ़ जाए। तो आपको अपने आप को ज़िंदगी में ऐसा करना है कि जिससे हवा जो है आपको और ताकतवर बना दे। हवा मतलब चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ठीक है, कठिनाइयाँ, ये आपको और ताकतवर बना दें, ना कि आपको इतना कमज़ोर कर दें कि आप ख़त्म हो जाओ, ठीक है, सुसाइड कर लो, अपनी ज़िंदगी को एंड कर लो कि नहीं मैं इतनी प्रॉब्लम्स नहीं झेल सकता, मेरे बस की नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं। तभी इस फ्रेंडशिप जो है ये हमारे काम आएगी एंड वी प्रेज हिम एवरी डे। और जब ऐसा हो जाएगा, जब आप तकलीफ़ों से, परेशानियों से निकल जाओगे और आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, मान लो आप इस लेवल पे थे नीचे, आपके पास प्रॉब्लम्स का भंडार था, आपने उन चैलेंजेस को दूर करो और आज आप आसमान में, ठीक है, एक जगह पे बैठे हो जहाँ पे नीचे बैठे हुए दुनिया में लोग जो आप पे हंसते थे, ठीक है, आज वो आपको देख के तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और आप इस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हो नाउ। अब आप कहोगे कि अगर ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस ना आते तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता, एंड दैट इज़ द रीज़न वी प्रेज हिम एवरी डे। और उससे निकलने के बाद ही आप बड़ी उसे दुआएं दोगे कि हाँ ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स आई तभी आज मेरा एक अच्छा वक्त चल रहा है। सो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट्स में समझा दिया। इंटरप्रिटेशन तो देखिए आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। पोम को जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी आइडियोलॉजीज़, अपनी थॉट्स के हिसाब से चेंज कर लो समझने के लिए, जो आप समझना चाहो उससे। उसके अलावा मैंने आपको इसमें लाइन बाय लाइन भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई लाइन, कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। अब जो है अगर आप चाहो तो नोटबुक में मेरे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहो तो अभी क्वेश्चन आंसर्स भी मैं इसमें शो करूँगा, थीम शो करूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो और उसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। और मैं पोएट के बारे में भी जो है वो मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ सबसे पहले ही स्टार्टिंग में, तो आप उसे भी देख सकते हो और उसे भी लिख सकते हो। तो बस इसमें हमें यही दिखाता है कि विंड जो है प्रॉब्लम्स और हार्डशिप को हमारी लाइफ में करती है और हमें कैसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एडवर्सिटीज़, जितनी भी कठिनाइयाँ हो ना, हमें उसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कमज़ोर होके हार जाना चाहिए। नहीं, वी डू नॉट हैव टू बिकम वीक, के वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। ओके, स्ट्रगल करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जिन्हें हम पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला है वो है राइम स्कीम। सो इस पोम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ठीक है, ये फ्री वर्स में है। एंड दैट इज़ ऑब्वियसली जब भी कोई पोएट लाइफ के अकॉर्डिंग लिखना चाहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बीइंग सीन, देखा गया है कि वो फ्री वर्स में ही रखा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ एनाफोरा। सो आप देख सकते हो एनाफोरा क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्टिंग में रिपीट होती है, ठीक है, तो उसे एनाफोरा कहा जाता है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, डोंट, ठीक है, तो डोंट जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। सो पोम के अंदर सेकंड और थर्ड लाइन दोनों इसी तरीके से स्टार्ट होती है, डोंट ब्रेक द शटर्स एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, ठीक है। सो ये क्या है, ये एनाफोरा है। इसे रेपिटेशन कह सकते हो, लेकिन ये एनाफोरा ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि वर्ड्स जो है ना, स्टार्टिंग की लाइन के वर्ड्स वो सेम रिपीट हुए हैं। ऐसे ही आप देखोगे आगे की लाइंस में क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग हार्ट्स, तो यहाँ पे जो है क्रम्बलिंग वर्ड जो है वो वापस से फर्स्ट में रिपीट हुआ है और उसके बाद जो आता है वो यू आता है, ठीक है। सो यू भी जो है वो बार बार स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है। यू टोर द पेजेस, यू ब्रॉट रेन, यू आर वेरी क्लेवर। सो यू जो है वो वापस से फर्स्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है। सो ये क्या है, ये सारे एनाफोरा के पार्ट कहलाए जाएंगे। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं जब हम किसी को, नॉन लिविंग को, हम एक पर्सन के तौर पे देखते हैं। सो यहाँ पे विंड जो है वो उसे पर्सनिफाइड किया है, उसे पर्सन की तरह लिया गया है, ठीक है। यू आर, ही इज़, ही, इस तरीके से रेफर किया गया है। सो इट मीन्स कि इसे एक पर्सन की तरह दिया गया है, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब जैसे कई पोम्स में आपने देखा होगा कि पहाड़ बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है पहाड़ नहीं बोल सकते, सो वो क्या है, वो पर्सोनिफिकेशन का एक हिस्सा कहलाया जाता है। तो पहाड़ों को इंसानों से जोड़ा जाता है, ठीक है।
बर्ड्स बातें कर रही हैं, एनिमल्स, शेर बोल रहा है। ये बोलने वाले वर्ड्स जहाँ पे आ जाते हैं ना, किसी भी चीज़ को बोलने से और समझाने से दिखाया जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। उसके बाद आता है रैपिटेशन। रैपिटेशन बहुत सिंपल है, जब भी कोई एक वर्ड, एक सेंटेंस या फिर पूरा का पूरा स्टैंजा रिपीट होता है उसे रैपिटेशन कहते हैं। आपने सॉन्ग्स वगैरह में भी देखा होगा कि बहुत बार एक ही लाइन रिपीट होती रहती है, फिर पूरे पूरे हिस्से जो है ना गानों के अंदर वो रिपीट होते हैं। ऐसे ही पोम्स में होता है, जाहिर सी बात है पोइट्री में भी यही रहेगा। तो यहाँ पे क्रम्बलिंग जो है ना वो बार बार रिपीट हुआ है, इससे दिखाया गया है, ठीक है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, बहुत जोर दिया गया है। तो वर्ड क्रम्बलिंग जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे मेटाफोर आप देख सकते हो। मेटाफोर क्या है कि हम किसी चीज़ को बता रहे हैं किसी और तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फंस एट द वीकलिंग। यहाँ पे विंड को कहा गया, ठीक है, लेकिन विंड क्या है असल में, क्या है कि प्रॉब्लम्स जो होती है ना उसकी वजह से क्या होता है कि लोग, दुनिया जो है उस पर हंसती है। तो ये मेटाफर है, एक बात को कह रहे हैं इनडायरेक्टली, उसे सीधा नहीं कहा जा रहा, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। सो सेकंड पार्ट देखेंगे, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। ठीक है, इसमें भी क्या है कि किसी और तरीके से इनडायरेक्ट वे से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि विंड को एक दिखा दिया मिस्चीवस बॉय, ठीक है, जो सारी चीज़ों में खेल रहा है लेकिन उसके खेलने में क्या है, डिस्ट्रक्शन है, परेशानी पैदा कर रहा है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली कहा जाता है। एलिट्रेशन बहुत इजी रहता है। एलिट्रेशन में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है ना वो रिपीट होते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, पीटर पार्कर पिक अ पेन। अब यहाँ पे पी जो है, ठीक है, पीटर का पी, पार्कर का पी, पिक का पी और पेन का पी, यहाँ पे 4 पी आ चुके हैं। तो ये क्या है, एलिट्रेशन हो गई, कॉन्सोनेंट साउंड जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो है 2 जगह पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुए हैं, ठीक है। विंड, विनोज, तो विंड और विनोज में ये डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। वॉन्ट और वॉन्ट, ये दोनों जो हैं एलिट्रेशन का पार्ट आ जाएंगे। अब लास्ट का जो हमारा पार्ट है वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का सिंपल सा मीन होता है कि हम किसी चीज़ को सिंबल के तौर पे बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे विंड जो है उसे सिंबलाइज किया गया है, ठीक है, विंड को एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। और ये क्या है असल में, चैलेंजेस इन आवर लाइफ। अगर आपने द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ी होगी तो उसमें सिंबल्स क्या थे हमारे, रोड्स से। और रोड्स असल में सिंबल क्या दे रहे हैं, ऑप्शंस का, जिंदगी के अंदर ऑप्शंस, दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो किसी भी चीज़ को एक सिंबल के तौर में दिखाया जाता है, इसे कहते हैं सिंबोलिज्म। सो ये हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस था और इससे हमने अपनी लिटरेरी डिवाइसेस कवर कर लिए हैं इस पोम के अंदर। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ में डाउट है, इशू है, तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को दूसरों तक भी, ताकि बाकी बच्चे भी इससे पढ़ पाएँ, सीख पाएँ। और मैंने आपको जो इंटरप्रिटेशन की थी वो मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है। माइट बी इन अदर बुक्स यू माइट फाइंड सम अदर इंटरप्रिटेशन। तो क्या होता है कि मायने जो हैं, जो इसका मतलब है, ठीक है, जो इसकी व्याख्या है, वो आप किसी भी पोम की खुद भी कर सकते हो। जो आपको सही लगता है और उससे मैच हो रहा है वो आप उससे जोड़ सकते हो। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपको कोई और सी इसमें इंटरप्रिटेशन या फिर कोई समझ में आती है, उसके मायने निकलते हैं, तो प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो मैंने इसके लिए आपके पिक्चर्स ले रखी हैं आप लोगों के लिए, तो आप इसे देख सकते हो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे अपना काम आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं और इनकी भी पूरी एक्सप्लेनेशन दूं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अदरवाइज आई थिंक दैट इट इज़ मोर देन इनफ। So please like the video, share with others and subscribe my channel.